Hello viewers, welcome to Knowledge of Law. We will discuss through हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 10 की, जो डील करता है जुडिशियल सेपरेशन को। अब तक हमने 1 to 9 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं वॉच की तो सबसे पहले आप उन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए एंड देन आपको ये वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। अगर हम इसमें बात करें जुडिशियल सेपरेशन की, जिसका मीन्स होता है जो आपकी मैरिज होती है उसका लीगली ब्रेकअप हो जाना। मीन्स आफ्टर द मैरिज कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, जो देन इस मोड़ पर आ जाते हैं कि वो लोग अब चाहते हैं कि अब जो हमारी मैरिज है उससे हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो वो देन कोर्ट में पहुंच जाते हैं। एक दूसरे से अलग रहने के लिए एक पटिशन फाइल करते हैं, जिसका मीन्स होता है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ अब एक दूसरे के प्रति उनकी कोई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। मैरिज एग्जिस्टेंस में होती है, बट जो आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप दोनों अलग अलग एक दूसरे से रहते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन की, इनकी कौन सी ग्राउंड है जिनके बेस पर हम लोग जुडिशियल सेपरेशन की जो रेमेडी है उसे हम क्लेम कर सकते हैं। गाइस, जो हमारा सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिवोर्स को डील करता है, सेम वही ग्राउंड है जो हमारे जुडिशियल सेपरेशन में इंक्लूड होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर ग्राउंड दोनों की सेम है तो फिर सेक्शन अलग अलग क्यों? गाइस, इसका मीन्स ये है जो सेक्शन 10 है वो आपकी मैरिज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं एक दूसरे के प्रति, उसका टर्मिनेट करता है। बट जो हमारा सेक्शन 13 है डिवोर्स को डील करता है, वो आपकी मैरिज को ही टर्मिनेट करता है। मीन्स जो सेक्शन 10 है इसमें जब आपकी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आपको अलाउ हो जाती है, पटिशन आपकी पास हो जाती है, तो उसके बाद भी आपकी जो मैरिज होती है वो ख़त्म नहीं होती, आप दोनों में मैरिज होती है, बट जो आपके एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। आप हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ कोहैबिटेशन नहीं करते, आप दोनों एक दूसरे के से अलग अलग रहते हो। बट जब आपकी डिवोर्स की डिक्री अलाउ हो जाती है उसके बाद आपकी मैरिज ही नहीं रहती, आप एक दूसरे के प्रति हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते। अब हम बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन की। तो जो जुडिशियल सेपरेशन है ये आपको एक चांस देता है दोनों पार्टीज को, हस्बैंड एंड वाइफ को, बोथ पार्टीज को, कि आप अपनी जो भी आप दोनों में कुछ भी डिस्प्यूट हुए हैं, जो मैरिटल डिस्प्यूट है उसे आप सेल्फ एनालाइज कर लीजिए एंड आपको एक चांस मिलता है कि दोनों पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को एक बार रीथिंक कर लीजिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में एक बार सोच लीजिए कि आपको सेपरेटली आगे रहना है या एक दूसरे से फ्री कंसेंट, फ्री स्पेस, एक दूसरे से अलग रहना है। ये आपको सोचने का एक टाइम पीरियड मिल जाता है जब भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आपको लागू होती है। एंड देन उसके लिए आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है। 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि हाँ अभी हमें रियलाइज़ हुआ कि जो भी हम दोनों में गलतियाँ थी, जो कुछ मिस्टेक थी, अब हम उसे दोबारा से नहीं करेंगे और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज आपकी मैरिज तब भी होती है जब जो रेमेडी आपको मिल जाती है। बट अगर हम बात करें हमारे डिवोर्स की तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें जब जब डिवोर्स की डिक्री आपकी अलाउ हो जाती है तभी आपकी जो मैरिज है वो ख़त्म ही हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। गाइस, इसमें अगर हम बात करें सेक्शन 10 की, वो मेंशन है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, ये रेमेडी हमें प्रोवाइड की गई है, दोनों पार्टीज पर ये एप्लीकेबल होती है, हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर। अगर हम बात करें वो पार्टी इसको क्लेम कर सकती हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इंक्लूड होती हैं। इसीलिए हमने आपको बोला था कि आप इसका सेक्शन जो 2 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन पर्सन हिंदूज हैं, हु आर द हिंदू। जो सेक्शन 2 है, जब वो कौन से लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी या हिंदू लॉ में इंक्लूड होते हैं। अगर यहाँ पर अब हम बात करें जो पटिशन फाइल करते हैं, एक मीन्स जब दोनों पार्टी एक दूसरे से बिल्कुल थक जाती हैं, आगे एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करना चाहती, तो वो एक क्लेम मांगती हैं, मीन्स वो रिलीफ चाहते हैं एक दूसरे से जुडिशियल सेपरेशन के थ्रू। जब पटिशन एक बार आपकी पास हो गई, ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद दे आर नॉट बाउंड टू हैव कोहैबिटेशन। आप दोनों एक दूसरे के लिए बाउंड नहीं हो, कोहैबिटेशन करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में भी यही है कि जब इसका हम फर्स्ट क्लॉज देखिए, इसमें लिखा है ईदर पार्टी टू अ मैरिज
मीन्स जब मैरिज होती है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है, दोनों में से कोई भी पार्टी, ईदर पार्टी, whether solemnized before or after the commencement of this act, मीन्स जब जे एक्ट कमेंसमेंट हुआ था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कमेंसमेंट से पहले या बाद में कोई भी मैरिज होती है, दोनों मैरिज के कोई पास एक राइट है, वो रेमेडी को क्लेम कर सकते हैं। मे प्रेजेंट अ पटिशन, प्रेयर किस चीज की हम करेंगे, डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन की। कौन से ग्राउंड होंगे, जो ग्राउंड हमारे सेक्शन 13 उसका सब सेक्शन 1 है उसमें मेंशन है। ये जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 है 13 का, ये दोनों पार्टीज पर एप्लीकेबल करता है। बट अगर हम यहाँ बात करें एंड इन द केस ऑफ वाइफ की अगर बात करें, आल्सो ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स जो स्पेसिफाइड है हमारे सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 13 जो उसका सबसेक्शन 2 है उसमें जो मेंशन है ग्राउंड्स 1 to 4, वो ओनली डील करती है वाइफ के ऊपर। इस ग्राउंड के बिहाफ पर कोई भी वाइफ डिवोर्स की पटिशन भी लगा सकती है। अगर हम यहाँ पर क्लॉज 2 की बात करें, जब आपकी डिक्री जुडिशियल सेपरेशन की पास हो जाती है, उसके बाद जो पटिशनर है उसको मैंडेटरी नहीं है कि वो रिस्पोंडेंट के साथ कोहैबिटेशन करे लॉन्ग टाइम के लिए। अगर हम आपको यहाँ पर ये भी बात एक अंडरस्टैंड कर दें कि जब इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में, बट यहाँ पे लिखा है ना बट द कोर्ट, जब कोर्ट हो सकता है कि जब पटिशनर ने एप्लीकेशन लगाई, जब पटिशन लगाई, जो रिस्पोंडेंट पार्टी है यहाँ पे से इधर लिखा है गाइस, मींस इसे हम अपने आपको अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। मींस जब पटिशनर ने पटिशन लगाता है जुडिशियल सेपरेशन की, जो रिस्पोंडेंट पार्टी है वो कोर्ट में जाएगी एंड देन वो एक एविडेंस के साथ जाएगी, एक एविडेंस से बात करेगी कि जो पटिशनर ने पटिशन फाइल की है ये एकदम से गलत है, जो भी इसने ग्राउंड्स के ऊपर इस रेमेडी को क्लेम किया है ये एकदम सरासर गलत है। ये उस रिस्पोंडेंट को ही प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोर्ट रिस्पोंडेंट की स्टेटमेंट से एंड उसके एविडेंस से सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो जो उसकी पटिशनर की पटिशन है उसे खारिज भी कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। इसके साथ हम आपको एक चीज और ऐड कर देते हैं कि अगर आपके दोनों पार्टीज की, मान लो आप जो भी पटिशनर ने पटिशन फाइल की जुडिशियल सेपरेशन की वो अलाउ होगी, आपको ऑर्डर मिल गया, अब आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए मैंडेटरी नहीं हो, आप दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोहैबिटेशन नहीं करते, तो गाइज अब भी जो आपकी मैरिज है वो एग्जिस्टेंस में है, तब आप क्या करेंगे, अगर आपको 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, अगर आपको एनालाइज होता है कि आप एक दूसरे के साथ दोबारा से रहना चाहते हैं, जहाँ लगता है कि हम पहले ही ठीक थे अब ठीक नहीं है, पहले अगर एक दूसरे के साथ रहते थे तो लाइफ अच्छी थी, तो आपके पास दोबारा चांस होता है कि बोथ पार्टीज कोर्ट में जाएं एंड कोर्ट में एक एप्लीकेशन के थ्रू कोर्ट को बता सकते हैं कि जा तो हम पहले से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं या फिर अभी हम रहना स्टार्ट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो कोर्ट आपकी जो एप्लीकेशन है उसे ग्रांट करती है एंड आपको चांस देती है एक दूसरे के साथ रहने का, कोर्ट आपको ये डिग्री अलाउ कर देती है। अब हम इसे एक डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। अब हम बात करें हमारा सेक्शन 13 उसका सबसेक्शन 1 जो बोथ पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल करता है। फर्स्ट पॉइंट अडल्ट्री, अडल्ट्री का मीन्स होता है जब आपकी मैरिज हो जाती है, आफ्टर द मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी एक पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ, आफ्टर द मैरिज किसी थर्ड पर्सन के साथ इंटरकोर्स या इंटर रिलेशन होता है, तो उसे जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट बनता है कि वो अडल्ट्री के बेस पर इस रेमेडी को क्लेम कर सके। अगर हम क्रूलिटी की बात करें, क्रूलिटी का मीन्स होता है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो दूसरी पार्टी के साथ ऐसा ट्रीट करती है कि वो उससे मेंटली या फिजिकली इतना पेन हो जाता है कि अब वो उस पार्टी को इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो इस क्रूलिटी के बेस पर भी क्लेम कर सकती है इस रेमेडी को। डिजर्शन की बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी पर्सन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अपना घर छोड़कर उस स्पाउस को छोड़कर, मीन्स हस्बैंड या वाइफ है, मीन्स वाइफ अपने हस्बैंड को विदाउट एनी रीजनेबल कॉज छोड़कर चली जाती है, 2 साल तक कंटिन्यूसली एक दूसरे से अलग रहते हैं विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, जो हस्बैंड है उसके पास ये ग्राउंड है डिजर्शन, इस डिजर्शन की ग्राउंड के बेस पर वो जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स की पटिशन लगा सकता है।
फोर्थ पॉइंट अगर हम कन्वर्जन की बात करें, अब हम जो डिजर्शन की हमने एग्जाम्पल ली थी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। मान लो जो वाइफ थी वो छोड़कर चली गई विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। जब इन लोगों की मैरिज हुई थी तब एट द टाइम ऑफ द मैरिज दोनों पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ हिंदू हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते थे। बट जब जो वाइफ है वो छोड़कर चल जाती है तब उसने हिंदू रिलीजन से इसने रिकन्वर्ट किया, सॉरी इसने कन्वर्ट किया मुस्लिम में। मीन्स हिंदू थी बाद में मुस्लिम बन गई। हस्बैंड के पास अब ग्राउंड है कि वे कन्वर्जन के बेस पर भी इसे रेमेडी को क्लेम कर सकता है। अगर हम बात करें फिफ्थ की अनसाउंड माइंड या मेंटल डिसऑर्डर। अनसाउंड माइंड का मीन्स होता है कि आपको, हम ये नहीं बोल रहे कि आप पागल हो, नहीं, हमारे बोलने का मीन्स ये है, अंडरस्टैंड करवाने का ट्राई कर रहे हैं कि अनसाउंड माइंड मीन्स आपकी जब मैरिज हुई एट द टाइम ऑफ द मैरिज आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि जो पर्सन है जिसके साथ आपकी मैरिज हो रही है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कि वो उसे बार बार इंसैनिटी के अटैक हो रहे हो। कभी वो नॉर्मल है एंड कभी वो एबनॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करता है। जो दूसरी पार्टी है उसके इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, उसे नहीं पता था कि इस पर्सन को बार बार इंसैनिटी के अटैक हो रहे हैं। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है ऑफकोर्स उसके पास ये राइट बनता है कि अब वो इस रेमेडी को क्लेम कर सकता है या फिर डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। सिक्स पॉइंट की बात करें लेप्रोसी मीन्स अगर आपको कुछ ऐसी दोनों पार्टीज में किसी भी को, जब हस्बैंड को जब वाइफ को कुछ ऐसी इलनेस हो जाती है, सीरियस इलनेस, सीरियस डिसीज हो जाती है जो रिकवर नहीं हो सकती, जहाँ डॉक्टर भी है तो उस डिसीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो दोनों में से कोई भी पार्टी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी उस जो अग्रीव्ड पार्टी है वो लेप्रोसी की ग्राउंड के बेस पर भी इस रेमेडी को क्लेम कर सकता है। सेवंथ पॉइंट की बात करें, रिनाउंस द वर्ड मीन्स अगर कोई पर्सन आफ्टर द मैरिज अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर सन्यासी हो जाता है, वो नहीं चाहता अब अपनी लाइफ को आगे गृहस्थी जीवन में बताना, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो चाहता है अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय करना एंड कंटिन्यूस करना, तो उसके पास राइट बनता है कि वो अब इस पार्टी से, जो अग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट में जाएगा, पटिशन लगाएगा, या तो जुडिशियल सेपरेशन की या फिर वो डिवोर्स की पटिशन लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिविल डेथ या प्रिज्यूम डेथ। सिविल डेथ का मीन्स होता है दोनों पार्टीज में कोई भी पर्सन मीन्स आपको बिना बताए कहीं चला जाता है एंड देन जो दूसरी पार्टी है वो आपको बहुत सारा फाइंड करने की एफर्ट्स लगाते हैं, बट ना तो कम से कम 7 साल हो गए आपके बारे में किसी को भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड या वाइफ, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाता है, उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी उसे उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती 7 साल के तक भी, वो कहाँ चला गया ना उसके नियर अबाउट किसी भी लोगों को पता है, या उसके रिलेटिव्स को पता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम उस पर्सन को प्रिज्यूम्ड डेथ मानते हैं कि अब वो पर्सन में भी शायद प्रिज्यूम्ड डेथ से कंसिडर किया जाता है। अगर हम इसके सेकंड की बात करें, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ये ओनली डील करता है वाइफ के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट की बात करें बाइगैमी, बाइगैमी का मीन्स होता है एक मैरिज होने के बाद हस्बैंड सेकंड मैरिज करता है। जो बाइगैमी है ये हमारी फॉल करती है आईपीसी के सेक्शन 497, उसमें भी ये पनिशेबल ऑफेंस है जिसकी वो पनिशमेंट होती है। गाइस जो बाइगैमी करता है हस्बैंड, इस ग्राउंड के बेस पर जो वाइफ है वो पिटीशन डिवोर्स की भी फाइल कर सकती है, या फिर वो जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी को भी क्लेम कर सकती है। सेकंड पॉइंट की बात करें गिल्टी ऑफ रेप, सॉडोमी एंड बेस्टियलिटी मीन्स अगर आफ्टर द मैरिज वाइफ को पता चल जाता है कि जो उसके हस्बैंड का कंडक्ट है वो अच्छा नहीं है, उसका जो कंडक्ट है वो अश्लीलता वाला है, जहाँ उसने किसी थर्ड पर्सन या थर्ड लेडी के साथ उसने रेप अटेम्प्ट किया है, अगर उसे ऐसी कुछ भी न्यूज़ मिलती है जो उसे पता होता है कि हाँ उसका हस्बैंड इस चीज़ में फॉल करता है, तो उसके पास राइट बनता है कि वो इस रेमेडी को क्लेम कर सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करें मेंटेनेंस की, हस्बैंड की ड्यूटी बनती है अपनी वाइफ को मेंटेन करना। ये हमारा सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंशन है एंड हमारा सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी हमारा सेक्शन 18 मेंशन है, जो बताता है कि हस्बैंड की ड्यूटी बनती है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस करना। अगर वो अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता तो वाइफ के पास एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बेस पर वो जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, जहाँ पर हम बात करेंगे जो माइनर चाइल्ड होते हैं, ओनली गर्ल्स,
जिनकी 18 ईयर से कम एज में शादी हो जाती है, 15 ईयर से लेकर वो 15 ईयर तक होती है, बट 18 ईयर से कम होती है जब उनकी मैरिज हो जाती है। तो जब वो गर्ल 18 ईयर की होती है, मीन्स जब वो मेजर होती है, तो उसके पास राइट बनता है कि वो कोर्ट में जाकर अपनी मैरिज को डिसमिस करवा सकती है, मीन्स डिवोर्स की पटिशन फाइल कर सकती है, उस मैरिज को ख़त्म कर सकती है, जहाँ फिर जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी को क्लेम कर सकती है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेक्शन 13(1)(a), जिसमें बताया गया है कि जब आपके कोहैबिटेशन की आपके पास रेमेडी आपको मिल गई, तो आपके पास 1 साल का टाइम होता है। अगर आपको 1 ईयर के बीच में ऐसा कुछ आइडिया होता है, जब आपको एनालाइज होता है, जब बोथ पार्टीज एक दूसरे के लिए रीथिंक करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, उनके पास एक चांस होता है कि वो दोबारा से एक दूसरे के साथ कोहैबिटेशन कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, जहाँ हमने अपने अपने रिलेशन के लिए दोबारा से एक बार रीथिंक किया है, उनके पास ये राइट होता है। अगर 1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो जाए, तो उसके बाद वो डिवोर्स के लिए पटिशन फाइल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट की, इस ग्राउंड के ऊपर भी जो पार्टी है वो डिवोर्स की पटिशन लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट, एंड उसके बाद हम देखेंगे ओनली केस लॉ। गाइस, जब भी हम एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जब हम बात करते हैं हमारी जुडिशियल सेपरेशन की, इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है भी, जब भी हम बात करते हैं हमें पटिशन कहाँ पर फाइल करनी होती है, जो इसकी यूरिसडिक्शन होती है वो हमारी कहाँ की होती है। गाइस, ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, जहाँ पर भी मैरिज होती है, हस्बैंड एंड वाइफ की जो मैरिज है प्रॉपरली, जहाँ पर जिस प्लेस पर प्रॉपरली सेलिब्रेट होती है, उस प्लेस पर हम पटिशन फाइल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर जो पटिशनर है वो पटिशन कहाँ लगाएगा, जहाँ पर रिस्पोंडेंट सेटल करता है। थर्ड की अगर हम बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर द मैरिज एक दूसरे के साथ जब उन्होंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ 2-4 साल के लिए रह रहे हों, या 2 साल से, उनके पास राइट बनता है कि जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर भी वो पटिशन लगा सकते हैं। अगर हम इसके साथ साथ बात करें, जब भी हम पटिशन फाइल करते हैं, तो गाइस जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1973 है, उसमें एक हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर 17, जो पटिशन के साथ रिलेटेड है। इसका रूल 1 हम देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है कि मस्ट कंटेन, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डेट एंड प्लेस ऑफ द मैरिज, वो भी आपकी पटिशन में मेंशन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, जो पार्टीज थी वो हिंदू थी रिलीजन से, उन दोनों का, हस्बैंड एंड वाइफ का एफिडेविट इसमें अटैच होना चाहिए। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, दोनों पार्टीज का नेम, स्टेटस, एड्रेस ऑफ द बोथ पार्टीज, ये भी मीन्स आपका पटिशन में फाइल होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, मीन्स अगर आपकी मैरिज हुई है, आफ्टर सम टाइम आपको एक बेबी हुआ है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, मीन्स उसका जेंडर, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ भी आपको मेंशन करना है, एंड उसके जो भी नेसेसिटी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको उसके साथ अटैच करने हैं। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, जब भी आप इस रेमेडी की लिटिगेशन आप फाइल करते हो बिफोर द कोर्ट में, इस जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के लिए, उससे पहले जो भी डिटेल बनती है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, या जो भी नेसेसिटी आपकी डिटेल है, वो आपको पटिशन में फाइल कर मेंशन करनी है, एंड उसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच करने होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन की, जब भी पटिशनर ने एक पटिशन फाइल की, अब वो कोर्ट में जा रहा है, तो गाइस जिस भी ग्राउंड के बेस पर पटिशनर ने पटिशन फाइल की है, उसे उस ग्राउंड के बिहाफ पर वो सारे एविडेंस कोर्ट में उस ग्राउंड के बिहाफ पर शो करने पड़ेंगे कि जो रिस्पोंडेड है उसने ये मेरे साथ किया, तो मैं इन ग्राउंड के ऊपर, इन ग्राउंड के बिहाफ पर ही पटिशन फाइल कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे केस लॉ की। गाइस, अडल्ट्री हमने आपको पहले बता दी है, ये केस था रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस लॉ में ये बताया गया था, जो सेक्शन 497 है, इसमें ये इस चीज को परमिट किया गया है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, दोनों के पास ये राइट नहीं बनता कि दोनों एक दूसरे को इस चीज के लिए कुछ भी ऑब्जेक्शन लगाएं या ऑब्लिगेशन लगाएं, कि जहाँ हस्बैंड के पास राइट नहीं है कि वो वाइफ के ऊपर ऐसा कुछ चार्जेस लगाए, एंड वाइफ के पास भी ऐसा कुछ भी राइट नहीं है कि वो हस्बैंड के ऊपर ऐसा कुछ चार्जेस लगाए। बिकॉज यहाँ पे लिखा भी है, देयरफॉर
both the husband and wife have no right to strike each other with the weapon of criminal law। मीन्स जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो कभी भी ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस चीज़ का मिसयूज करो एंड इस चीज़ को एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन या ऑब्लिगेशन लगाओ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रूलिटी की, तो गाइस यहाँ पर हम केस लॉ देखेंगे मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार 10 फरवरी 2010 का ये केस है। इसमें जो रिस्पोंडेंट वाइफ थी इसने हस्बैंड के अगेंस्ट एक क्रूलिटी की पिटीशन फाइल की थी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने जो डिवोर्स था उसे ग्रांट भी कर दिया, बट यही उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जो भी मेंशन थे एविडेंस रिस्पोंडेंट के लिए वो बहुत कम थे। दैट्स द रीज़न वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट ज़्यादा उस चीज़ को शो नहीं कर सके। तो यहाँ वहाँ पर क्या होता है, हेंस द कोर्ट ने प्रोवाइड की इनको फिर जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी एट द फिर ऑफ द मैरिज इन द सेट टाइम। उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस पार्टी को जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी प्रोवाइड की। अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन की बात करें तो बस ये केस है मदन सेथा रामुलू वर्सेस मदन विमला। इस केस में क्या हुआ था, जो वाइफ थी उसने कन्वर्जन किया क्रिश्चियन रिलीजन को, जो हस्बैंड है उसने फिर पटिशन फाइल की जो कोर्ट ने ग्रांट भी की जुडिशियल सेपरेशन, एंड उसके जुडिशियल सेपरेशन के बिहाफ पर ही हस्बैंड ने देन डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाई वाइफ से डिवोर्स के लिए। कन्वर्जन के बेस पर भी आप डिवोर्स की पटिशन या जुडिशियल सेपरेशन की पटिशन को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे अनसाउंड माइंड की। केस देखेंगे अनीमा रॉय वर्सेस प्रबोध मोहन राय 1969 का ये केस लॉ है। इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है इज नॉट ट्रेस्ड अराउंड द टाइम ऑफ द मैरिज। मीन्स जब आपकी मैरिज होती है, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, लड़का है चाहे लड़की है, बॉय एंड गर्ल, एट द टाइम ऑफ द मैरिज बिफोर टाइम जब आप एक दूसरे को देखने जाते हो, चाहे मान लो आप लड़के को देखने गए हो चाहे लड़की को, आपको उसी टाइम एक दूसरे के मीन्स आपके इधर उधर से आपको वहाँ जब भी जहाँ पर वो पार्टी सिचुएटेड होती है, मीन्स जहाँ पर लड़का या लड़की रहते हैं वहीं से आपको पता लगाना होता है कि जो फैमिली है वो अच्छी है, जो लड़का है जो लड़की है वो अच्छा है, मेंटली अपसेट तो नहीं, मेंटली जो फिजिकली फिट है, आपको वहाँ से इधर उधर से काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाती है। तो गाइस जब भी आप मैरिज की किसी की भी बात होती है तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप कभी भी मैरिज में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ के लिए। इसलिए आप बड़े अच्छे से रिलैक्स होकर एक दूसरे को अच्छे से जान लीजिए, एक दूसरे के प्रति जो भी आपको रिक्वायर लगता है कि एक दूसरे के प्रति हमें जानना चाहिए, आप एक दूसरे के प्रति अच्छे से जान लीजिए। एंड देन कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया था, कैन नॉट ग्रांट जुडिशियल सेपरेशन, इसके ग्राउंड के बिहाफ पर कोर्ट ने आपको ये डिग्री ग्रांट नहीं की, बिकॉज ईच एंड एवरी केस के अलग अलग इशू एंड फैक्ट होते हैं, उनके डिसीजन भी अलग होते हैं। ये नहीं कि एक केस में ऐसा हुआ दूसरे केस में भी ऐसा हुआ, नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी केस के जो इशू फैक्ट हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लेप्रोसी की, इसे हम इलस्ट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ए है जो सफ़र कर रहा है एबनॉर्मल डिसीज़ के साथ, बी उसकी वाइफ है ए की, जो ए है उसने सफ़र किया उस डिसीज़ के साथ एंड डॉक्टर भी उस डिसीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दिस केस में अब बी के पास राइट बनता है कि वो पिटीशन फाइल कर सकती है जुडिशियल सेपरेशन की, एंड इफ़ शी डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद हर हस्बैंड, अब वो नहीं चाहती कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ को आगे लिव एंड लॉन्ग करे, अब वो नहीं चाहती उसकी ऐसे सिचुएशन के साथ उसके साथ रहना, बिकॉज जो डिसीज़ है वो इतनी सीरियस होती है कि वो रिकवर नहीं कर सकता पर्सन, दैट्स द रीज़न। अगर हम इसमें एक और पॉइंट था जो एड ऑन हुआ था, वेनरल डिसीज़, जिसका मीन्स होता है जिनसी डिसीज़। कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो किसी के कंडक्ट में आने से या फिर किसी की कम्युनिकेशन करने से, एक दूसरे के जब हम कंडक्ट में आते हैं तो वो चीज़ एक दूसरे से स्प्रेड होती है, मीन्स फैलती जाती है। मीन्स एक पर्सन को कोई प्रॉब्लम है वो दूसरे के कंडक्ट में आने से दूसरे को फैलती जा रही है। तो ऐसी जब आपको कुछ डिसीज़ होती है वहाँ पर भी आपके पास जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट बनता है कि वो इस रेमेडी को क्लेम कर सकती है। गाइज अगर हम इसे भी इलिस्ट्रेशन के साथ देखेंगे, ए इज सफरिंग फ्रॉम अ एबनॉर्मल डिसीज एंड दैट इज स्प्रेड बाय कम्युनिकेशन। जो डिसीज़ है वो कम्युनिकेशन के जब करते हैं तब वो किसी के कंडक्ट में जब हम आते हैं
तो किसी पे भी कंटेक्ट से आने से वो जो डिसीज़ है वो फैलती जा रही है। तो उसमें क्या किया, जो वाइफ है उसने कैन फाइल अ पटिशन फॉर द जुडिशियल सेपरेशन के लिए इन गुड फेथ फॉर देयर फ्यूचर ऑफ 2 चिल्ड्रन। मीन्स उसके 2 ऑलरेडी चिल्ड्रन थे, उनके गुड फेथ के लिए जो वाइफ है उसने पटिशन फाइल की जुडिशियल सेपरेशन की। गाइस जहाँ पर अगर हम बात करें मैरिज की, जो मैरिज है ये एक हॉली सैक्रामेंट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो मैरिज को एक सैक्रामेंट मानते हैं। अगर हम उसमें ये नहीं है कि भी हाँ, उसमें तो ये है कि जो मैरिज होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के साथ रहना है। बट अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ आपको ये जो रेमेडी है प्रोवाइड करवाता है कि अगर एक पार्टी को ऐसी कोई इलनेस डिसीज हो जाती है तो दूसरी अग्रीव्ड पार्टी के पास राइट बनता है कि वो उस पर्सन से जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स की डिक्री क्लेम कर सकती है। अगर हम यहाँ पर भी 7 पॉइंट की बात करेंगे, ये भी हम केस लॉ ही देखेंगे, अभी इलिस्ट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। जो ए है उसने चेंज किया रिलीजन को एंड वो कहीं पर चला जाता है पर्सन, एंड जो लोग हैं उसे बहुत सारा फाइंड करने की ट्राई करते हैं बट वो नहीं मिलता। बी उसकी वाइफ है एंड बहुत सारा हर्ट होती है और उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनती, कोई भी उसको न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती। तो देयरफॉर शी कैन फाइल अ जुडिशियल सेपरेशन की वो रेमेडी को क्लेम कर सकती है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे सिविल डेथ या प्रिज्यूम्ड डेथ की, ये भी इलस्ट्रेशन के साथ ही अंडरस्टैंड करेंगे। जो ए एंड बी है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है एंड 4 ईयर के मतलब 4 साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। सडनली क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो कहीं पर चला जाता है वाइफ को छोड़कर, उसे के 8 साल हो गए। बट जो वाइफ होती है उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाती है उसे ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए, बट 8 साल तक उसे उसकी कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती। तो देन बी क्या करेगी, कैन फाइल द जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स की पटिशन फाइल कर सकती है। अगर हम बात करें जो हमें देखा था एडिशनल ग्राउंड जो हमारे सबसेक्शन 2 सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में मेंशन थे ओनली वाइफ्स के लिए। तो गाइज उसमें फर्स्ट आता है हमारा बाइगैमी। बाइगैमी को हमने आपको पहले से ही अंडरस्टैंड करवा दिया था कि जब भी किसी भी हस्बैंड की जो हस्बैंड है उसने मान लो उसकी आप दोनों की मैरिज होगी, उसके बाद क्या होता है, जो हस्बैंड है उसने किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी अदर लेडी के साथ कुछ ऐसे रिलेशन बना लेता है, इंटरसेक्सुअल होता है, वहाँ पर लेडी के पास एक राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के अगेंस्ट एक रेमेडी क्लेम कर सकती है, तो डिवोर्स की, जहाँ फिर मीन्स वो जुडिशियल सेपरेशन की। जो ए है ये हस्बैंड है, जो बी है ये वाइफ है। मीन्स जो हस्बैंड ने, अब ये थर्ड लेडी है, जहाँ तो इसकी बाइगैमी का मीन्स ये होता है एक मैरिज होने के दोबारा भी अगर हम बात करें, एक मैरिज होगी उसके दोबारा अगर आप सेकंड मैरिज करते हो, ये ए है ये बी है, अब ये हस्बैंड ने इस वाइफ के होते हुए भी सेकंड मैरिज की, तो अब हस्बैंड के पास हस्बैंड ने तो ये जो ग्राउंड है इसमें फॉल कर दिया बाइगैमी में। जो बी है वाइफ, उसके पास जो ग्राउंड बनती है इस बाइगैमी के ग्राउंड के बेस पर, जहाँ तो वो डिवोर्स की जहाँ फिर जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी को क्लेम कर सकती है। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें, रेप, सॉडोमी और ब्रेस्टैलिटी, ये भी हमारा डील करता है सेक्शन 13 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 में, जिसमें बताया गया है जो हस्बैंड है ये वाइफ है। तो गाइज इसमें क्या होता है, जो सी है एक अदर लेडी है, मीन्स हस्बैंड ने आफ्टर द मैरिज इस लेडी के साथ रेप किया, जहाँ इसे पता चलता है वाइफ को कि मेरे हस्बैंड का जो कंडक्ट है वो एक अश्लीलता वाला है, अच्छा पर्सन नहीं है ये। तो जब उसे पता चलता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो रेप में या सॉलिडी में, सोडोमई में, जब स्टैरिटी में कहीं भी उसे पता चलता है कि ऐसा कंडक्ट है हस्बैंड का, जो लेडी है उसके पास ये राइट है कि वो इस रेमेडी को क्लेम कर सकती है। तो आई होप आपको आज का सेक्शन के ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके माइंड में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको हमारा रीड नॉलेज अच्छी लगती है, जहाँ आप ऐसी नॉलेज और लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जब भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।